हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में हिंदी व्याकरण की। और व्याकरण में हमें पढ़ना है चैप्टर 1 रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आपने इससे पहले अर्थात अपनी क्लास 9th में पढ़ा था रचना के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थात आप जब उससे पहले 6th 7th 8th में पढ़ते थे तो आप वाक्य के भेद पढ़ते थे। तो उसमें आपने रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी पढ़े और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी पढ़े। तो वहाँ से जब आप 9th क्लास में आए तो आपके उसी जो चैप्टर था वाक्य के भेद, उसके दो भाग हो गए। ठीक है, एक हो गया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो आपने पढ़े थे क्लास 9th में, और अभी हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसा पता है कि हमारा क्लास 10th में, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। व्याकरण में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आते हैं। तो हमारे देखिए इसमें आता है हमारा वाच्य आता है। ठीक है, एक हमारा वाच्य चैप्टर है। थर्ड पर आपने सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, एक हमारा होता है पद परिचय, और पद परिचय के बाद में हमारा आ जाता है रस। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा रस। तो इस तरह से हमारे 4 चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और उसमें जिस तरह से आपके 9th में मार्किंग होती थी, इन चारों चैप्टर से हमसे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात 4 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, 4 नंबर के क्वेश्चन सेकंड से, फिर 4 के, अर्थात कि जो हमारे चारों चैप्टर हैं उनसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चैप्टर्स की बात होती है। तो आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको आगे बताएंगे। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं। तो देखिए, आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 4 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक चैप्टर पर अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है और सीखने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो वो आप किसी रफ़ कॉपी पर स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकें। ठीक है, तो मैं आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रचना क्या होती है, ये वाक्य के भेद क्या होते हैं। तो वाक्य, ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट, देखिए आप भूल चुके होंगे, तो सबसे पहले जानते हैं हम वर्ण। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात जो सबसे छोटी इकाई। अब देखिए आप, हम जो भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब क्या है, किससे मिलकर बनी है? वर्ण से मिलकर बनी है। अर्थात वर्णों से मिलकर। ठीक है, वर्ण क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जब ये वर्ण हमने जोड़े आपस में, तो ये क्या बन गए? शब्द बन गए। क्या बन गए स्टूडेंट? शब्द बन गए। जैसे हमने क्या किया, जैसे का था एक वर्ण हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास ला वर्ण था। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या बन गया हमारे पास? कल। तो ये कल जो शब्द बना, ये क्या हुआ? हमारा शब्द हुआ। तो वर्ण क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ये खुद में ही एक टुकड़ा है, ऐसे समझ सकते हैं। और शब्द क्या हुआ कि वर्णों का सार्थक समूह। क्या हुआ स्टूडेंट? ध्यान से सुनना है। वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा ये। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ से हमने ये जो बनाया वर्णों को जोड़कर कल से हमें पता चला हम कल की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आने वाले कल की कर रहे हैं। तो हमको पता चल गया कल से हम किसी समय की बात करते हैं, तो हमें इसका पता है। ठीक है, अब आपने देखा वर्ण के बारे में आप समझे, तभी आप वाक्य के बारे में समझ पाएंगे। जब आपको वर्ण के बारे में पता होगा, जब आपको शब्द के बारे में पता होगा, और प्लस आपको तब आप वाक्य के बारे में समझेंगे। अब देखिए, अब ये क्या हुआ? अब हमें क्या करना है? अब वर्ण शब्द हमने सीख लिया। शब्द क्या हो गया? ये शब्द हो गया। अब देखते हैं वाक्य क्या होता है। अब देखिए वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, और वर्णों का सार्थक समूह शब्द हो गया, और शब्दों का सार्थक समूह, किसका सार्थक समूह? शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा, देखिए, वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य। और वर्णों का सार्थक समूह, देखिए सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण, और वर्णों को मिलाकर उनके समूह को, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम कहेंगे शब्द। और उन्हीं शब्दों
सबको जब ज़्यादा जग इकट्ठा कर देंगे हम, या अर्थात उनका समूह बना देंगे, तब वो क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ तक समझे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि यहाँ पर भी सार्थक शब्द आया और यहाँ पर भी सार्थक शब्द आया। सार्थक का अर्थ है कि अर्थवान। सार्थक का क्या अर्थ है? अर्थ वाला या अर्थवान। ठीक है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ पर, आप समझ लीजिए, आपको अर्थ जानना है। तो अर्थवान अर्थात ऐसा शब्द समूह, ऐसे शब्द या ऐसा समूह शब्दों का जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, अर्थात उसका अर्थ आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमने कहा कि हमने लिख दिया ग एक शब्द है, फिर है माँ, फिर ला, हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बन गया हमारा गमला। क्या बन गया? गमला। और गमला से आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, एक पॉट की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं? प्लांट लगा देते हैं कोई। ठीक है, इस प्लांट लगा देते हैं, तो हम इस पॉट की बात कर रहे हैं, गमला। ये हो गया। तो आपने देखा अब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा। अगर हम इसको क्या करें कि इसको यहाँ कर देते हैं, देखो ये यहाँ पर हमने लिख दिया ग और यहाँ पर लिख दिया माँ। अब हमने वर्ण तो हमारे वही थे, ठीक है, वर्ण तो हमारे वही थे, लेकिन हमने उनकी सीक्वेंस बिगाड़ दी, हमने सीक्वेंस बिगाड़ दी। और अब आप देखिए इस मगला का कोई अर्थ निकल रहा है? आपने कोई शब्द भाषा में ऐसे पढ़ा? नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फनी भी है, बट कोई बात नहीं, हमें तो सीखना ऐसे ही है। तो मगला का कोई अर्थ है? ऐसा शब्द तो मैंने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, जब है ही नहीं भाषा में, तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वर्णों की सबसे छोटी इकाई, तो मैम ने बताया था, चलो जो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, तो हम कोई भी वर्ण जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। वही होगा जो सार्थक होगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शब्द हो गए। तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से हो गए। और ऐसे ही हमारे वाक्य हैं, और वाक्य भी शब्दों के समूह से बनते हैं, लेकिन शब्दों का कैसा समूह? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं शब्दों का। ठीक है, वाक्य शब्दों के कैसे हम समूह बनाएंगे और उनका कैसे अर्थ निकलेगा ताकि हमारा वाक्य बन जाए। अब जैसे हमारे पास था कल हमने, चलो कल से लेते, कल। ठीक है, राम दिल्ली गया। कल राम दिल्ली गया। अब हमने एक वाक्य लिख दिया यहाँ पर और विराम लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या था? हमने यहाँ पर शब्द बनाया था ना कल, तो मैंने इसी को यहाँ पर प्रयोग कर लिया कि कल राम दिल्ली गया। हमें वाक्य की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाएगा। तो हमें पता चल रहा है इससे, कल एक शब्द, दूसरा शब्द राम, तीसरा शब्द दिल्ली, चौथा शब्द गया। तो इससे तो हमें पता चल रहा है, इस पूरे समूह को पढ़ ले, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द, इन शब्दों को मिला के क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? ये पूरा क्या कहलाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक विराम चिन्ह तक, ये कहलाएगा हमारा वाक्य। ठीक है, तो ये वाक्य बन गया हमारा स्टूडेंट। तो आपने देखा, तो हमें इसको पढ़कर, शब्दों के इस समूह को पढ़कर जो वाक्य बना, इसको पढ़कर हमें इसका अर्थ पता चला कि कल जो था राम दिल्ली गया था। ठीक है, यहाँ पर सार्थक शब्द हमारा, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है सार्थक शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात सार्थक शब्द का अर्थ है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो अब निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये ठीक हो गया, हमारा वाक्य हो गया। तो वाक्य क्या होता है? ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा ना, इनकी शब्दों की जो है सीक्वेंस गड़बड़ कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिल्ली, वही शब्द हैं देखो, लेकिन हम इनको गड़बड़ कर देते हैं। दिल्ली राम कल गया। ठीक है, दिल्ली राम कल गया। हालांकि आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि व्याकरण में हमें क्या होता है? दिल्ली राम कल गया, ये कोई वाक्य नहीं हुआ, ये वाक्य नहीं हुआ। पहले था राम कल दिल्ली गया, वो वाक्य बिल्कुल सही था। ठीक है, जैसे क्या खरगोश को काट कर घास खिलाओ, क्या था? एक जैसे देख लिया हमने, उसमें क्या किया? सीक्वेंस गड़बड़ कर दी। अभी बता देती हूँ मैं आपको, अच्छे एग्जाम्पल बताने की कोशिश करती हूँ कि जिससे आपको याद रहे। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर खिलाओ।
ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। हमारे पास एक क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये वाक्य है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, अशुद्ध है। तो जो शुद्ध होगा तभी तो क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य कहलाएगा। अशुद्ध होगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। अर्थात अशुद्ध वाक्य तो हुआ, लेकिन फिर भी अगर ऐसे गड़बड़ होता है या फिर इनकी हम सीक्वेंस गड़बड़ कर दें, कहीं पर गाजर लिख दें, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दें, गाजर, ठीक है, यहाँ पर गाजर लिख दिया, यहाँ पर खिलाओ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए खिलाओ लिख दिया हमने और फिर लिख दिया खरगोश, ठीक है, फिर लिख दिया हमने खरगोश, तो क्या हो जाएगा इस तरह से खरगोश, फिर लिख दिया हमने काट कर। तो आप समझ रहे हैं हमने क्या किया, हमारे पास शब्द तो थे, लेकिन हमने उनका अर्थ का ध्यान नहीं रखा, अर्थात कर्ता का, क्रिया का, कर्म का ध्यान नहीं रखा, तो हमारा वो व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो आपको बस मुझे यहाँ पर यही बताना था कि जब शब्दों का क्रम सही होता है ना, सार्थक समूह होता है या शब्दों का सही क्रम वाला, जिसका शब्दों का सही क्रम या शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वाक्य कहलाएगा। यस, आपको इतना समझ में आया। अब हम यहाँ पर हमें पढ़ना था, देखिए अब सबसे पहले हमने वाक्य के बारे में पढ़ लिया कि वाक्य क्या होता है, भाषा क्या होती है, किस किस चीज़ों से बनती है। ठीक है, भाषा किससे मिलकर बनी, हमारी वर्णों से मिलकर बनी, शब्दों से मिलकर बनी और फिर वाक्य बने। इस तरह से हमारी भाषा का निर्माण हुआ। अब रचना का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, रचना का अर्थ जान लेते हैं। रचना का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है, निर्माण या बनाना। ठीक है, बनाना मतलब कि बनाना वो नहीं, जो फ्रूट होता है वो बनाने की बात नहीं करी, किसी चीज़ का क्रिएट करना किसी को। ठीक है, तो रचना क्या हो गया, निर्माण करना, बनाना। वाक्य के भेद, अब हम वाक्य कितनी तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, वाक्य बनाना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाक्य का निर्माण करना। बनाना आप समझ रहे हैं, बनाना वो वाला बनाना नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट करना मतलब कि अब देखिए रचना के आधार पर हम किस तरह से वाक्य बना सकते हैं, किस तरह से रचना निर्माण कर सकते हैं हम वाक्यों का, किस तरह से चेंज कर करके हम शब्दों को अपने नए वाक्य बना सकते हैं और उनको क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, ये हमें इस पाठ में पढ़ना है। अब सबसे पहले हम वाक्य हमने समझ लिया, वाक्य क्या होता है शब्दों का। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे वाक्य का लिख देती हूँ जो कि आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ से चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, तो चैप्टर हमारा अब यहाँ से शुरू हुआ है और अभी तक हम बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे। वाक्य क्या होता है स्टूडेंट, शब्दों का सार्थक समूह। यहाँ से आपको ध्यान देना है, शब्दों का सार्थक समूह, तो ये हो गया हमारा वाक्य। अब यहाँ से इस वाक्य के घटक होते हैं, क्या होते हैं, घटक या अंग। आपने ये पढ़ा होगा, ये भी सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आएगा जो आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वाक्य के क्या होते हैं, शब्दों का सार्थक समूह क्या हो जाएगा, वाक्य हो गया, और वाक्य के कुछ अंग या घटक होते हैं, तो उनके बारे में हमें जानना है क्योंकि वहाँ से भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं, ये होते हैं 2 स्टूडेंट। कितने अंग या घटक कितने होते हैं, 2 ऐसे अंग। अब अंग क्या होता है, जैसे हम हैं, हमारा शरीर है, तो शरीर हमारा कैसे कंप्लीट हुआ, हमारे हाथों की वजह से, हमारे पैरों की वजह से, हमारी आँखों की वजह से, ये सारे क्या हमारे शरीर के अंग। ऐसे ही जो ये वाक्य है ना, इसके 2 अंग होते हैं या फिर उसको घटक भी बोल देते हैं। तो 2 घटक या 2 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उसको कहते हैं हम एक उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा, फर्स्ट हमारा उद्देश्य और सेकंड होता है हमारा विधेय। ये अगर 2 नहीं होंगे तो हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो वाक्य क्या हो गए, वाक्य तब कंप्लीट हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये हमने कर दिया, अब ये वाक्य हो गया, ऐसे समझ लीजिए ये क्या हो गया, हमारा वाक्य हो गया। और वाक्य के हम 2 अंग बना देते हैं, ये हाथ हो गए इसके, ठीक है, और दोनों हाथ। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य। सबसे पहले ऐसे मान लीजिए इसका एक हाथ है उद्देश्य और दूसरा हाथ है इसका विधेय। तो आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल अंग में, क्योंकि क्या होता है प्रकार में और अंग में अक्सर बच्चे
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। ये वाक्य जिन चीज़ों से मिलकर बना, जिनकी वजह से वो वाक्य है, उसका अस्तित्व है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उसके अंग कहेंगे। और प्रकार क्या हो जाएगा, इसी के जैसा एक और। आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना आप प्रकार में, इसी के जैसा, जैसे आप इसी, ये हो गया, अब सेम तो मैं नहीं बना पा रही बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसी के जैसा एक और, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका प्रकार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसका प्रकार। तो वाक्य के प्रकार और वाक्य के अंग, आप समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ से आपको तो थोड़ा सा फनी है बट कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है और हमें ऐसे पढ़ना है जो हमारे दिमाग से कभी निकले ही नहीं। तो आपने जाना कि वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का सार्थक समूह, और सार्थक अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे देखिए, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। जैसे अभी हमने लिखा राम दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाता है, ये हमारा एक वाक्य है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, देखिए राम है, राम कौन हो गया, काम करने वाला, और उसने कौन सा काम किया, दिल्ली जाने का काम किया। तो राम क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और दिल्ली जाना है हो गया हमारा विधेय। इसमें जाता देखिए क्रिया है। कैसे समझेंगे हम कि राम जो था उद्देश्य या काम करने वाला, उसने कौन सा काम किया, जाने का काम किया। कहाँ जाने का काम किया, दिल्ली जाने का काम किया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राम उद्देश्य हो गया और दिल्ली जाता है, ये पूरा वाक्य हमारा क्या हो गया फ्रेंड, ये विधेय हो गया। ठीक है, और इसको राम को, उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं और उद्देश्य भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, राम हमारा उद्देश्य हो गया और दिल्ली जाता है हमारा हो गया ये विधेय। ये पूरा का पूरा हमारा विधेय हुआ। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हम किसी वाक्य में आसानी से पहचान सकते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वाक्य हो गया राम दिल्ली जाता है, इसमें उद्देश्य हो गया और विधेय भी हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वाक्य के अंग हो गए। क्या हो गए, वाक्य के अंग। जिस तरह से अंगों के बिना शरीर पूरा नहीं होता, उसी तरह से ये वाक्य के दोनों अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। हमने जाना उद्देश्य और विधेय को। अब देखिए, उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। तो उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, तो किसका विस्तार, विधेय का भी। अब आप ये नहीं कह सकते कि ए राम हो गया तो उद्देश्य बस एक ही शब्द का उद्देश्य होगा या फिर एक ही शब्द का या दो शब्द का विधेय होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उद्देश्य का भी विस्तार हो सकता है और विधेय का भी विस्तार हो सकता है। जैसे हमारा वाक्य है राम दिल्ली जाता है, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, जैसे राम का विस्तार करें, उद्देश्य का विस्तार करें, पीले वस्त्र पहनकर राम दिल्ली जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पीले वस्त्र पहनकर राम। ठीक है, और विस्तार हो जाएगा, उद्देश्य का भी विस्तार होता है और विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली जाता है, क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम उद्देश्य का विस्तार सीखते हैं कि राम दिल्ली जाता है, एक वाक्य था हमारा, तो फिर हमने कर दिया पीले वस्त्र पहनकर राम। ठीक है, और फिर विधेय हमने वैसे ही रहने दिया, दिल्ली जाता है। तो विधेय का विस्तार नहीं किया हमने, यहाँ पर किसका विस्तार कर दिया, राम का विस्तार कर दिया। तो राम के बारे में ही ये पीले वस्त्र पहनकर कहा गया है। तो अगर वाक्य इस तरह का होगा कि वहाँ लिखा हो राम से पहले कुछ और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द दिए हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और विधेय का विस्तार के लिए हम क्या करेंगे, विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं। तो ये पूरा हुआ हमारा उद्देश्य, पीले वस्त्र पहनकर राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वाक्य में क्या है, पीले वस्त्र पहनकर राम दिल्ली जाता है, इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे, पीले वस्त्र पहनकर राम। ठीक है, तो ये पूरा इतना क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्य का विस्तार हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो एक एग्जाम्पल से और देखते हैं कि किस तरह से हमारे उद्देश्य का विस्तार हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर विधेय का विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल किसका विस्तार कर रहे हैं, उद्देश्य का विस्तार कर रहे हैं। तो स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी अगर फुटबॉल खेलते हैं, अगर इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पूरा बोलेंगे स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी। केवल विद्यार्थी अगर आप बोलेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा
हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा उद्देश्य, केवल विद्यार्थी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी। और हमारा विधेय हो जाएगा फुटबॉल खेलते हैं। तो स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यार्थी, ये पूरा उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि उद्देश्य तो एक ही शब्द का होता है या फिर दो